क्लास 7th चैप्टर 5 जल। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज की नाव तैरा कर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ जाता है? सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ वर्षा, हिम तथा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर वापस फिर से नीचे गिरता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। बार बार जल के इस चक्र को जल चक्र कहते हैं। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियां पूर्व उपस्थित था, वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेज़न नदी में बहता हो। वही जल फिर अपने पास आ गया है। अलवण जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद हैं। महासागर एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किए जाने वाला नमक होता है। जल का वितरण। किस प्रकार से जल का वितरण किया जाता है? हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है, यहाँ पर थल की संख्या कम है तथा जल अधिक है, तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? फिर आपके मन में सवाल उपस्थित होता होगा, क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? निम्नलिखित तालिका में जल के विवरण का प्रतिशत दिया गया है। महासागर में जल है 97%, जो हमारे पीने योग्य बिल्कुल भी नहीं है। 2% बर्फ में है। भूमिगत जल 0.66 है। झीलों का अलवण जल है 0.009। स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झील है 0.009। वायुमंडल में जल है 0.0019 और नदियों में जल है 0.0001। साधारण क्रियाकलाप द्वारा जल के वितरण को प्रदर्शित किया जा सकता है। क्रियाकलाप बॉक्स को देख सकते हैं आप। जीवन के लिए जल अत्यधिक उपयोगी है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास को बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हमें बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद कर रहे हैं? महासागरीय परिसंचरण। समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादू सी अनुभूति होती है। पुलिन, नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत, सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। यह कभी शांत नहीं रहता। महासागरों की गतियों को इस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे तरंगे, ज्वार भाटा, धाराओं में इन्हें बांट सकते हैं। तरंगे। क्या आप जानते हैं, जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती है। जितनी ही तेज पवन बहती है उतनी ही बड़ी तरंगे उत्पन्न हो जाती है। तरंगे। समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है? यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उड़ता और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती है। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उत्पन्न हो सकती है, जिसे सुनामी कहते हैं। सुनामी कैसे उत्पन्न होती है? जब भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन होता है, महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर की ऊंचाई तक विशाल ज्वारीय तरंगे उत्पन्न होती है। ये ज्वारीय तरंगे ही सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया है। ये तरंगे 700 किलोमीटर
प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती है। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ है। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट पूरा डूब चुका है। सुनामी जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है पोताश्रयी तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रयी नष्ट हो जाते हैं। सुनामी पृथ्वी पर तांडव 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगे आई थी, पोताश्रयी तरंगे, जिनके कारण अत्यधिक विनाश हुआ था। ये उस भूकंप का ही परिणाम था और रिक्टर पैमाने 9.0 में मापी गई है। यहाँ इससे इंदिरा पॉइंट पूरा का पूरा डूब चुका था। ज्वार भाटा दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना, महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है, उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है तो उसे तट कहते हैं। जब अपने निम्नतम स्तर पर तट से भी पीछे चला जाता है उसे भाटा कहते हैं, और ऊपर उड़ जाता है उसको ज्वार कहते हैं। तो इसको पूरी क्रिया को ज्वार भाटा कहते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते रहते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तब उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित हो जाता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के समय, और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं, जब तीनों एक ही सीध में होते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो पृथ्वी एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार कहते हैं। ये लघु ज्वार है जो सूर्य तीनों एक सीध में नहीं है, दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल पड़ता है, सूर्य का, चंद्रमा का, तो निम्न ज्वार भाटा आता है। जब तीनों एक ही सीध में होते हैं तो वृहद ज्वार आता है। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। यह जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। यह जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ लेते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जाता है। ज्वार भाटे से बहुत सारे फायदे इन्होंने बता दिए। मछुआरे बिना कठिनाई से मछलियां पकड़ सकते हैं और विद्युत उत्पन्न भी हो सकती है उसके उतार और चढ़ाव से। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती है। महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। भूमध्य रेखा के निकट जो उत्पन्न होती है वो गर्म होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शांत जलधाराएं। लेब्राडोर महासागरीय तरंगे शांत शीत जलधाराएं हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। लेब्राडोर गर्म जलधारा है। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती है वहाँ विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है।
जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं। जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती है, वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है। इनके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है, यह जल चक्र कहलाता है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना महासागरीय धाराएं कहलाता है।